बच्चे ध्यान दें और चलो हम शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है, ध्यान दो सभी लोग अच्छे से। बेटा ये जो थ्योरी है ये एक है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, ठीक है, प्लस जो एड्जॉर्प्शन थ्योरी है, एड्जॉर्प्शन थ्योरी। इन दोनों थ्योरी को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो जो हमें थ्योरी मिलती है उसे हम मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं, मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी होती है, ठीक है। अब इस मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी की बात करें तो देखो ध्यान दो बेटा, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी आप पढ़ चुके हो, आपको इसका स्टेटमेंट पता है, लेकिन एड्जॉर्प्शन थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है और इसका स्टेटमेंट आपको नहीं पता है, ठीक। तो अगर आपको ये दोनों पता होते तब तो आप लिंक करके समझ जाते कि हाँ दोनों हैं तो ठीक है, लेकिन हमने उस थ्योरी को नहीं पढ़ाया। अगर वो थ्योरी आए तो तुम यही थ्योरी लिख के आना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन थ्योरी की, या हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन थ्योरी का स्टेटमेंट पहले बता देंगे हम, और जो इस थ्योरी का मेन स्टेटमेंट ही है, मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी का जो मेन स्टेटमेंट है वो यही है। अब समझो बात को हम क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान देना सभी लोग। देखो बेटा जो मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी है वो क्या कहती है, देखो जैसे कोई भी कैटालिस्ट, पहले समझो इसका जो पॉइंट है, इनके अनुसार कोई भी कैटालिस्ट जो होता है, कैटालिस्ट की जो सरफेस होती है उस सरफेस पर बहुत सारी फ्री वैलेंसीज पाई जाती हैं। फ्री वैलेंसी या फिर इनको हम रेजिडुअल वैलेंसी भी बोलते हैं। बहुत सारी फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट, बहुत सारी फ्री वैलेंसी हैं। इन्हीं फ्री वैलेंसी के कारण क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट क्या करता है, एड्सॉर्ब्ड होता है। क्या होता है बेटा, एड्सॉर्ब्ड होता है, ठीक है। रिएक्टेंट एड्सॉर्ब्ड होता है ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। जब ये एड्सॉर्ब हो जाएगा तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज होता है, ठीक है। और बेटा जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात हो गई, यही एड्जॉर्प्शन थ्योरी का पोस्टुलेट है, मेन जो थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट यही है। ये कॉन्सेप्ट तुम अपने दिमाग में बसा लो, बिल्कुल आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या बसाना है, फिर से समझो कि कोई भी कैटालिस्ट होता है, उस कैटालिस्ट की जो सरफेस होती है, सरफेस पर बहुत सारी फ्री वैलेंसी, इनको हम रेजिडुअल वैलेंसी भी बोलते हैं, रेजिडुअल वैलेंसी प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं वैलेंसीज पर रिएक्टेंट एड्सॉर्ब्ड होता है, जिससे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये समझ में बात आई। अब बात ये आती है यहां पर कि किसी तरीके से अगर हम इन फ्री वैलेंसीज को इंक्रीज कर दें, अगर हम किसी तरीके से इन फ्री वैलेंसीज को इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। तो फ्री वैलेंसी को अगर तुम इंक्रीज करना चाहो तो इसको पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, इसको पाउडरी फॉर्म में पीस कर ग्राइंड करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी बात अगर मैं बोलूं तो इसको कोलाइडियल स्टेट में कन्वर्ट करके भी आप इसकी फ्री वैलेंसीज को इंक्रीज कर सकते हो, अगर आप किसी की फ्री वैलेंसी बनानी है। और इसकी जो सरफेस है उसको रफ सरफेस बनाकर भी आप फ्री वैलेंसीज को इंक्रीज कर सकते हो। तो इतनी चीजों से आप फ्री वैलेंसी इंक्रीज कर सकते हो, और फ्री वैलेंसी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब अगली बात बेटा करते हैं कि जो फ्री वैलेंसी होती हैं वो इन सभी रीजन से इंक्रीज हो सकती हैं, इनके कारण हम क्या कर सकते हैं, फ्री वैलेंसी को इंक्रीज्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्री वैलेंसी अगर मैक्सिमम देखें तो कहां पर पाई जाती हैं, तो मैक्सिमम फ्री वैलेंसी जो है, मैक्सिमम फ्री वैलेंसी जो पाई जाती हैं वो पीक्स पर होती हैं, पीक्स पर होंगी, क्रैक्स पर होंगी जहां पर क्रैक होंगे, या फिर कॉर्नर्स पर होंगी। तो इन एरिया कोई भी कैटालिस्ट है, उस कैटालिस्ट, हम कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी कैटालिस्ट है उस कैटालिस्ट की पीक्स पर, क्रैक्स पर और कॉर्नर्स पर फ्री वैलेंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर तुम क्रैक कर दो किसी को तो फ्री वैलेंसी इंक्रीज हो जाए। कोई कैटालिस्ट है उसको क्रैक कर दो तो फ्री वैलेंसी बढ़ जाएंगी। जैसे कि मान लिए कोई सॉलिड कैटालिस्ट है, ये इतना बड़ा सॉलिड पीस है कैटालिस्ट का, ठीक है।
अब इसको हम पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू द क्रिस्टलाइन, उससे ज्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीज एंड सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्री वैलेंसी. सरफेस एरिया इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई फ्री वैलेंसी इज आल्सो इंक्रीज्ड. फ्री वैलेंसी इंक्रीज्ड, देन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज्ड. तो ये सारे मेन कॉन्सेप्ट होंगे पिक्स. और अगर बात करें तो इनमें क्रैक कर दो, इसको क्रैक कर दो तब भी बढ़ जाएंगी. ठीक है, तो इन सब कारणों से फ्री वैलेंसी इंक्रीज हो जाएंगी. तो ये इतना समझ में आया. अब जो हम बात करने वाले हैं वो आप ध्यान से समझो कि वो क्या कहते हैं. ये कहते हैं इसमें, इस कॉन्सेप्ट में जो मेन बात कही गई है, अब आगे की क्या है कि जब कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है, तो जो कैटालिस्ट की सरफेस होगी, जैसे मान लेते हैं A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट और इसमें C कैटालिस्ट, तो क्या कह रहे हैं ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो कैटालिस्ट है, इस कैटालिस्ट की सरफेस पर बहुत सारी फ्री वैलेंसी पाई जाएंगी. इन फ्री वैलेंसीज पर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो जाएगा. एड्सॉर्ब होकर ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेगा जो कि बहुत हाई एनर्जी होगा. इंटरमीडिएट कंपाउंड जो हाई एनर्जी होगा, जो दूसरे से रिएक्ट कर लेगा और दूसरे से रिएक्ट करके सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. जबकि ये कॉन्सेप्ट किसका है, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी का है. मेटल है, कोई भी निकिल हो सकता है. निकिल ले लेते हैं, चलो निकिल ले लेते हैं. वैसे M लेकर भी हम कर सकते हैं. निकिल है ये, ठीक है, निकिल. ये निकिल मेटल है, ठीक इस तरीके से, जो कैटालिस्ट की तरह यूज होगा, जो कैटालिस्ट की तरह क्या होगा, यूज होगा. ठीक, ये कैटालिस्ट की तरह यूज होगा. अब देखो बेटा, इसके ऊपर हम मान लेते हैं एक निकिल और है, ठीक है ये, और यहां पर एक ये इस तरीके से है, इसको गायब कर देते हैं. ठीक, तो ये आपको एक क्रैक जैसा दिख रहा है. ठीक है, और ये इस तरीके से, ये पीक, तो ये हो गई पीक. ठीक है, पीक है, ये पीक है किसी कैटालिस्ट की. और ये जो दिखा रहे हैं ये CRACK क्रैक है ये. ठीक है, दरार है ये, क्रैक. और ये क्या है, ये है कॉर्नर्स. तो इन जगहों पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, फ्री वैलेंसीज, ऐसे कॉर्नर पर या क्रैक है या पीक्स हैं, इन पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं फ्री वैलेंसीज. तो ये आप बना लीजिए अपनी कॉपी पर. और इसको बनाने के बाद आप अगला पॉइंट लिखिए. अगला पॉइंट लिखिए, देखो, द नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज increased by increasing surface area of catalyst. Increased by increasing surface area of catalyst by the following method. नंबर 1 लिखिए. नंबर 1, by division of catalyst. डिवीजन ऑफ कैटालिस्ट मतलब कैटालिस्ट को छोटे छोटे भागों में हम तोड़कर, ठीक है, कर सकते हैं. अगला लिखो, बाई रफिंग द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट. बाई रफिंग, ROUGHING, रफिंग द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट. तो कैटालिस्ट की सरफेस को रफ करके. तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं तो तीसरा लिख लीजिए, बाई मेकिंग कोलाइडियल फॉर्म ऑफ कैटालिस्ट. और फोर्थ लिख लीजिए, बाई प्रोड्यूसिंग पीक्स, क्रैक्स एंड कॉर्नर्स. बाई प्रोड्यूसिंग पीक क्रैक्स ऑन द सरफेस.
कॉर्नर तो अपने आप बन जाएंगे, पी क्रैक्स ऑन द सरफेस। तो इसी के साथ ये मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी कंप्लीट होती है और हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन आप लिखिए, वो क्वेश्चन आपको लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन है कि जो सॉलिड कैटालिस्ट होते हैं, सॉलिड कैटालिस्ट, तो सॉलिड कैटालिस्ट की कंपेयर में जो पाउडर्ड फॉर्म में कैटालिस्ट होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, पाउडर वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है? तो बेटा जब पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करो तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एड्सॉर्ब होता है, और बहुत ज़्यादा एड्सॉर्ब होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात आपको लिखनी है। तो लिखो वाई क्वेश्चन लिखना है भी, लेकिन उससे पहले एक चीज और लिखो, क्वेश्चन भी बाद में लिखना। पहले एक चीज लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। तो इंपॉर्टेंस में लिखो जो कैटालिटिक पॉइजन होता है और प्रमोटर होता है, उनकी मैकेनिज्म ये इसके द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी mechanism of catalytic poison and catalytic promoter explained. Catalytic promoter and catalytic poison is explained. अगला पॉइंट लिख लो, देखो this theory explain heterogeneous catalyst. This theory explain heterogeneous catalysis. ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को ये एक्सप्लेन करता है। तो बेटा अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दरअसल वो सिलेबस से बाहर है। सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप सोच रहे होंगे सर फिर क्या ज़रूरत है पढ़ने की? तो बेटा बात ऐसी है कि सिलेबस से तो उसे बाहर कर दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर थोड़ी सी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं कभी कभी एग्जाम्स में, और वो तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कई जगह यूज़ होता है, डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है, इसलिए उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो हेडिंग डाल लो बेटा, बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कुछ बहुत ही ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे। एंजाइम कैटालिस्ट, इसके बारे में बहुत ज़रा सी जानकारी हम देंगे आपको, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देने वाले हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। वैसे पहले हम लोग इसको पढ़ते थे, इसकी मैकेनिज्म पढ़ते थे, बहुत डिटेल में पढ़ते थे, लेकिन डिटेल में ज़्यादा नहीं। एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं? तो देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे कि कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है हमारी बॉडी के अंदर होती हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब वो प्रोसेस क्या हो सकती है? रिस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है, डाइजेशन हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकती है। इस तरीके से ये सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर होती हैं। तो ये सारी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं इनकी भी ये कैटालिसिस जो कैटालाइज्ड होती हैं, यानी इनकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को जो केमिकल इंक्रीज करते हैं वो केमिकल बेटा एंजाइम ही होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो उन्हीं को हम एंजाइम्स बोलते हैं। हम लोगों ने खूब पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, एंजाइम बताओ, डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो वो एंजाइम्स के बारे में हम लोगों को जानना है कि क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, एंजाइम, अब बात आती है कि एंजाइम क्या होते हैं। पहले तो एक जनरल वे में हमने आपको बता दिया कि एंजाइम क्या। अब अगर हम केमिकली इन एंजाइम्स को डिफाइन करें तो एंजाइम होते क्या हैं? ये बेटा एंजाइम जो एंजाइम हैं, यहाँ लिख देता हूँ एंजाइम। जो एंजाइम्स होते हैं बेटा ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं या कैटालाइज करते हैं, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करते हैं? कैटालाइज करने का काम करते हैं। कौन? एंजाइम कैटालिस्ट। तो एंजाइम कैटालिस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करते हैं बेटा? कैटालाइज करने का काम करते हैं। अब देखो जितने भी एंजाइम होते हैं
सभी एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो अगर हम कहें कि क्या एंजाइम प्रोटीन है या प्रोटीन एंजाइम है, तो अगर मैं बोलूं तो जितने भी प्रोटीन है वो सभी क्या है? एंजाइम नहीं है, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होती हैं। ये बात भी याद रखना कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी एंजाइम क्या होंगे? प्रोटीन नेचर के होंगे या प्रोटीन होंगे। बात आती है यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस। तो ये जब कैटालाइज्ड जो प्रोटीन इनको यानी कैटालाइज करती हैं वही प्रोटीन सब क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की भी डेफिनेशन केमिकली यही होगी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज द प्रोटीन व्हिच हैव स्मॉलेस्ट यूनिट इज अमीनो एसिड, हुज स्मॉलेस्ट यूनिट इज अमीनो एसिड। इनकी अमीनो एसिड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और एंजाइम्स की भी स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड ही होगी। ठीक है, तो ये बात ये हो गए। तो अब जरा आप लोग इसमें एक दो स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिख लो, देखो एंजाइम्स आर, ये हेडिंग डाल लिया, इसके ऊपर आप हैच या स्टार कुछ भी बना लीजिएगा। इसको सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, जो सिलेबस से बाहर है और हम आपको पढ़ा रहे हैं, हैच लगा लीजिएगा या स्टार बना लीजिएगा, कुछ भी जो सिंबल आप समझ लो। तो लिखो एंजाइम्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, complex organic compound which catalyzed biological reactions like respiration, digestion, photosynthesis etc. एटसेट्रा। ठीक, एग्जाम्पल। अब इसका एक एग्जाम्पल हम आपको लिख कर देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक हमें जान लेना है बेटा कि अगर एंजाइम से लेकर आ जाए तो आप बिल्कुल ऐसा ना रहे कि अननोन लगे। आपको एंजाइम थोड़ा सा पता होना चाहिए। वही हम थोड़ा सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एंजाइम की दे रहे हैं। तो देखो, वैसे बहुत डिटेल में होता था। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ, गलत लिखा है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, बाई ईस्ट। जो ईस्ट होता है इसके द्वारा किया जाता है। ईस्ट एक प्रकार का फंगस कैटेगरी का होता है, जो लिविंग बीइंग, बायोलॉजी वाले जानते होंगे स्टूडेंट्स। तो अब जैसे बात करते हैं शुगर की, C12H22O11 प्लस H2O। अब इसमें जब ईस्ट के अंदर दो एंजाइम होते हैं, एक होता है जाइमेज और एक होता है इन्वर्टेज। तो यहाँ पर बेटा इन्वर्टेज आता है। कौन आता है? इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज जब आता है तो एक इसमें कन्वर्ट कर देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, ये इसमें सुक्रोज, इन दोनों यानी जो इसमें सुक्रोज है, सुक्रोज को ये किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ईस्ट के अंदर कौन सा एंजाइम जो है? इन्वर्टेज। अब जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसमें जो ईस्ट में ही एक दूसरा और एंजाइम होता है जिसे हम जाइमेज बोलते हैं। जाइमेज क्या करता है? इसको एथिल अल्कोहल 2C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है, जो जाइमेज। तो ईस्ट के अंदर ही ये दोनों एंजाइम होते हैं, जाइमेज और इन्वर्टेज, जो कि ये काम करते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, कंप्लीट पूरा इतना। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है? अब आप लोगों को ये लिख लीजिए बेटा। इतना लिखने के बाद अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अब हम आप लोगों को इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए, कुछ प्रॉपर्टीज लिखाते हैं। प्रॉपर्टीज लिखाते हैं तो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। तो देखिए, प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज इसकी कौन कौन सी होती हैं वो ध्यान दीजिए सभी लोग।
ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के। तो पहली प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लिखिए, लिखो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। वो काहे में होते हैं, प्रोटीन इन नेचर, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। सभी एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। दूसरा अगर बात करें तो एंजाइम जो होते हैं इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, इनको हम बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। तीसरी बात करें तो ये एक डेफिनिट टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो दे आर एक्टिव या कहते हैं इफेक्टिव एट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर विच इज कॉल्ड, जिसे हम क्या कहेंगे, विच इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, अनुकूलन ताप हिंदी में, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो इनका एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक। कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इनका जो लगभग होता है इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस टेम्परेचर पर ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बहुत कम या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर इनकी इफेक्टिव क्या हो जाती है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। मतलब इनके अंदर अगर बात करें तो स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, ठीक है। स्पेसिफिसिटी का मतलब हुआ कि ये बेटा एक एंजाइम एक ही रिएक्शन के लिए होगा, एक एंजाइम सभी रिएक्शंस को कैटालाइज करने का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये काम आप लोग समझ गए होंगे स्पेसिफिसिटी क्या होती है। केमिकल एंजाइम में सेलेक्टिविटी होती है, जबकि एंजाइम केमिकल कैटालिस्ट में सेलेक्टिविटी और इनके अंदर स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, ठीक है। 6 नंबर का अगर लिखना चाहो तो लिख लो, दे आर मोर इफेक्टिव, दे आर इफेक्टिव एट अ पर्टिकुलर पीएच, इनका पीएच भी डिसाइडेड होता है, उसी पर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये इतने पॉइंट्स थे, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज थी। तो एंजाइम में बस इतना ही लिखना है। बाकी एक लॉग की थ्योरी है, वो थ्योरी हमें नहीं पढ़नी है, जो कि एंजाइम कैटालिस्ट्स को लेकर ही है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दी गई ये थ्योरी है, ठीक है। लेकिन वो थ्योरी हमें नहीं करना है बच्चों, रीजन ये सिलेबस में है नहीं, तो फिर हम उसको इतना डिटेल में क्यों पढ़ेंगे, बस इतना ही हम जान लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, आप सभी लोग वीडियो को रोक दो और एनसीईआरटी की बुक निकालो। सभी लोग एनसीईआरटी की जब बुक निकालेंगे, बुक निकालने के बाद आप लोग एनसीईआरटी बुक खोलिए और एनसीईआरटी में बुक पेज नंबर बेटा 127 खोलिए और पेज नंबर 127 पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 5.1, 5.2, 5.3 दिए हैं। 5.1 दिया गया है, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीमोसॉर्प्शन। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन की 2 प्रॉपर्टी लिखनी है। आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप टिक कर लीजिए, इसको खुद करना है। अगला है व्हाई डज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो अगला बेटा क्वेश्चन 5.2 देखिए, ये लिख लेंगे 5.2 देखिए, व्हाई डज फिजियोसॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्यों डिक्रीज होता है, तो बेटा एक सिंपल सी बात है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, जिसमें एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर वीक वंडरवाल फोर्सेस से बॉन्डेड रहता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये वंडरवाल फोर्सेस ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दैट्स व्हाई फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये भी आप अपने आप लिखोगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर पाउडर्ड सब्सटेंसेस मोर इफेक्टिव एड्जॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो पाउडर्ड फॉर्म में क्या होते हैं कि पाउडर्ड फॉर्म में जब ये होता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे फ्री वैलेंसी इंक्रीज हो जाती है, और फ्री वैलेंसी इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो ये तीनों आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसके बाद बेटा
आगे जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे, आगे पेज पलटेंगे इसी में, और पेज नंबर 133 133 पर देखो, जो 5.4 5.5 5.6 5.4 क्या कह रहा है कि इन हैबर प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग मीथेन विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। तो NiO कैटलिस्ट होता है जो मेथेन के स्टीम जो पास करके क्या कर रहे हैं कि हैबर प्रोसेस से जो हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टीम रिफॉर्मिंग, ठीक है भाई, स्टीम रिफॉर्मिंग है। लेकिन अभी पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन अमोनिया इज ऑब्टेन बाय हैबर प्रोसेस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाना क्यों आवश्यक है कि अमोनिया जब हैबर प्रोसेस है। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड एक कैटालिटिक पॉइजन की तरह काम करता है, इसीलिए इसको हटाना आवश्यक है। अगला है व्हाई इज द एस्टर हाइड्रोलिसिस स्लो इन द बिगिनिंग एंड बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम। तो ये आपको ऑटो कैटालिस्ट जब आप पढ़ोगे तो उसी में एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराए हैं, उसमें एसिटिक एसिड ऑटो कैटालिस्ट होता है, जैसे से वो बढ़ता जाता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन, रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस, ये अपने आप लिखिएगा ढूंढकर। तो ये 6 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको